आज की भी छोटी सी वीडियो होगी, इसमें हम स्टैटिस्टिक्स की टर्म है थोड़ी सी उनको डिस्कस करेंगे। सेंटर 3 किस्म के होते हैं डेटा सेट में। इसमें एक तो हमारे पास मीन आ गया, देन हमारे पास मीडियन, देन हमारे पास मोड। मीन से मुराद एवरेज वैल्यू होती है। एवरेज से मुराद सम ऑफ ऑल द एंट्रीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज। और जो मीन है ये ऑब्वियसली डेटा सेट के जो वैल्यूज़ का मैग्नीट्यूड है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। मीडियन ऑर्डर पर डिपेंड कर रहा होता है, ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा होता है। मीडियन से मुराद मिडल वैल्यू, अगर तो इवन नंबर ऑफ एंट्रीज हैं तो हमारे पास मिडल वैल्यू डेटा सेट में मीडियन होगी। अगर अगर हमारा जो डेटा सेट है वो असेंडिंगली या डिसेंडिंगली अरेंज हुआ हो। एंड ऑड नंबर ऑफ एंट्रीज हैं तो हमारे पास वो होगा मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज। अच्छा, अगर ऑड होंगी तो हमारे पास मिडल वैल्यू होगी, एंड अगर इवन होगा तो हमारे पास मीन ऑफ टू मिडल वैल्यूज होगा। मॉड से मुराद है मोस्ट रिपीटेड एंट्री इन डेटा सेट। स्प्रेड में जो पहली चीज़ है वो तो है हमारे पास एक रेंज। रेंज से मुराद होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। एंड इसमें मैक्सिमम वैल्यू से मुराद हमारे पास बॉक्स फिक्सर प्लॉट की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इसलिए ये हमारे पास एक मिनिमम था एंड ये हमारे पास मैक्सिमम था। सो इसमें अगर आउटलायर भी आता है ना कोई, सॉरी यहाँ पे ना, ये तो क्वार्टाइल्स थे ना, ये हमारे पास मिनिमम एंड ये हमारे पास मैक्सिमम। तो आउटलायर भी अगर कोई आता है ना तो वो एज अ मिनिमम इंक्लूड होगा। ये मतलब बॉक्स फिक्सर प्लॉट वाला मिनिमम नहीं है, प्लॉट बोल दिया मैंने, प्लॉट वाला मिनिमम नहीं है। तो ये आपकी रेंज है। एंड इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका एक और नाम है, वो है वेरिएबिलिटी। स्टैंडर्ड डेविएशन से मुराद स्प्रेड ऑफ डाटा होता है, स्प्रेड ऑफ डाटा। एंड ये डिटरमिन करता है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो इससे मुराद के मोर वैल्यूज़ आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम मीन। एंड अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो इसका वाइस वर्सा हो गया ऊपर वाली बात का। या ज़्यादा वैल्यूज़ इसका मतलब करीब होंगी मीन के। जिस तरह हमारे पास अगर ये एक डेटा सेट है एंड ये कुछ इस तरह करके, सो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास ये बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा डाटा ओवर द ग्राफ। सो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ज़्यादा होगी। एंड अगर इस केस में डाटा इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ हुआ, सो इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कम है। इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स। आउटलायर का मैं पहले बता चुका क्या होते हैं आउटलायर्स पिछली वीडियो में। रेंज पर आउटलायर का क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली रेंज इंक्रीज होगी, आउटलायर चाहे मिनिमम साइड से आए या मैक्सिमम साइड से आए, आउटलायर रेंज हमेशा इंक्रीज होगी। सो आउटलायर आएगा तो रेंज इंक्रीज होगी। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी स्प्रेड ऑफ डाटा पर डिपेंड करती है। सो डाटा का स्प्रेड ऑब्वियसली आउटलायर के आने से स्प्रेड बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी बढ़ेगी। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी आ गया। लाइक लेट्स सपोज आपके पास ये ग्राफ है ना, तो इसमें अगर एक वैल्यू आ जाती है आपके पास यहाँ पे करके आउटलायर आ जाता है आप, तो इससे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियसली बढ़ेगी ना, ज़्यादा स्प्रेड हो गया ग्राफ का। इसके अलावा हमारे पास मीन है। मीन पर अगर मिनिमम साइड से आउटलायर आएगा तो मीन डिक्रीज होगा मीन।
और अगर मैक्सिमम साइड से आएगा तो मीन इंक्रीज होगा। और ये जो इफेक्ट है ये गारंटीड होता है, गारंटीड इफेक्ट होगा। एंड इसके अलावा क्योंकि मीन डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यूज़ पर, दैट्स वाई आउटलायर के आने से ये फर्क पड़ेगा। अब जो मीडियन है ना, मीडियन डिपेंड करता है ऑर्डर ऑर्डर ऑफ वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। एंड इस केस में ज़्यादातर डिफरेंस नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा भी डिफरेंस तो वो काफ़ी स्लाइटली डिफर करेगा मीन, और उसका जो चेंज है वो गारंटीड भी नहीं है कि आउटलायर के आने से मीडियन चेंज होगा या नहीं होगा, ये गारंटीड नहीं है। मीन का था, मीडियन का नहीं है। अब हम एक डाटा सेट की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है 3, 5, 7, 7, 10, 100। इसमें ऑब्वियसली जो हमारे पास आउटलायर है वो 100 है। एंड अगर हम इसको इंक्लूड करते हुए इसका मीडियन निकालते हैं तो वो हमारे पास आएगा 7, इन दोनों का एवरेज 7। एंड अगर हम इसको एक्सक्लूड करके इसका मीडियन निकालते हैं देन अगेन हमारे पास 7 आएगा। तो इस केस में तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, और अगर फ़र्क पड़ेगा भी तो वो बहुत थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, एक ही वैल्यू का फ़र्क पड़ेगा जिनमें ज़्यादातर डिफरेंस नहीं होता। मीन के मीन के रिलेटिवली बहुत स्लाइटली डिफर करेंगे। मोड पर फ़र्क नहीं पड़ेगा कभी भी उसके आने से, आउटलायर के आने से। रैंडम सैम्पलिंग से क्या मुराद है? रैंडम सैम्पलिंग से मुराद है कि अगर आपके पास, आपने कोई भी सर्वे करना है किसी पॉपुलेशन का, लाइक एक सिटी का आपने सर्वे करना है, ये मेरे ख्याल में पहले भी डिस्कस ऊपर दोबारा करते हैं। उसमें समझो इतनी आबादी है टोटल, इतने लोग रहते हैं, ये है कोई हमारे पास 5,000 कंसीडर कर लेते हैं, 50,000 कंसीडर कर लेते हैं, एक सिटी में रहते हैं। अब ऑब्वियसली अब सर्वे हमने करना है कि इसमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। सो अब ऑब्वियसली हम सब बच्चों से तो नहीं पूछ सकते, हमें कोई ना कोई एक स्मॉल अमाउंट ऑफ बच्चे चाहिए होंगे ताकि उनसे हम सर्वे करके फिर हम उस पर प्रिडिक्ट करें कि पूरे सिटी का क्या हिसाब बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा सैंपल उठाएंगे या इस सिटी से 50 बच्चों का, और उससे पूछेंगे कि क्या सीन है। तो उससे फिर हम प्रिडिक्ट कर लेंगे, समझो 50 बच्चे हैं, उसमें से हमारे पास 25 बच्चे जाते हैं स्कूल। सो हम प्रिडिक्ट कर लेंगे कि पूरे शहर में जो है 25,000 बच्चे जा रहे हैं स्कूल। ये सीन होता है। अब जो सैंपल आप उठाते हो ना, ये सैंपल जो है ये कम्प्लीटली रैंडम होना चाहिए। आइडियल केस में तो ये रैंडम ही होता है। जितना रैंडम होगा उतना आपका सर्वे अच्छा आएगा। इस रैंडम से क्या मुराद है, अगर समझो मैं 50 जो बच्चे मैंने उठाए हैं वो सारे मैंने उठा लिए हैं एक ही आबादी से, एक ही टाउन से मैंने जाके सारे 50 बच्चे उठा लिए हैं, तो वो मेरी रैंडम सैम्पलिंग नहीं होगी। उससे मैं पूरे सिटी का जो रिजल्ट है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकूंगा। समझो 50 मैंने डिसेबल बच्चे उठा लिए, उनसे पूछ रहा हूँ कि आप स्कूल जाते हो नहीं जाते, तो वो भी बड़ा एक स्पेसिफिक हो जाएगा। रैंडमली हमने करना है काम, जेनेरिक काम रखना है, स्पेसिफिक नहीं होना। इसी तरह सैंपल जो है वो जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा सिटी में और उसमें जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी तो उतना ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट होंगे अपने जो प्रिडिक्शन पर। अब जो इसको कॉन्फिडेंस होता है ना, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल इसको बोलते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये अब कब बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस इंटरवल तब बढ़ेगा, उसको बढ़ाने के क्या तरीके हैं। एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ तो अपना जो सैंपल है ना, सैंपल साइज हम बड़ा कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ है जो हम कर सकते हैं कि हम मोर जेनेरिक हो जाएं। मोर जेनेरिक से क्या मुराद है कि हम ज़्यादा वैरायटी ले आए अपने सैंपल में। तो ये दो काम करेंगे तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अपने रिजल्ट पर। ठीक है, क्योंकि अगर ऑब्वियसली 50 से बढ़ के मैं कोई 250 बच्चे से पूछ रहा हूँ तो ज़्यादा चांसेस हैं कि अब ज़्यादा सही आंसर आएगा, ज़्यादा रियलिस्टिक हमारे पास आंसर आएगा। इसके अलावा एक टर्म यूज़ की जाती है। अब ऑब्वियसली जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, जो एस्टिमेट कर रहे हो आप, वो 100% तो सही हो नहीं सकता, आप 100% श्योर तो हो नहीं सकते जब तक आप सारे 50,000 बच्चों से ना पूछ लो। तो जो एस्टिमेट होता है वो 100% नहीं होता आपका, उसमें कोई ना कोई एरर रह जाता है। तो वो एरर होता है हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर, हम एसएटी के टर्म्स में बोलते हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है कि जो एस्टिमेट है ना वो आपका इक्वल्स होता है, एक मिनट, जो एक्चुअल आंसर है ना, एक्चुअल आंसर है उसको हम बोलते हैं रेंज। जो हमारे पास रियल आंसर होगा जब हम 50,000 बच्चों से पूछेंगे तब,
एंड हम कितने कॉन्फिडेंट है उससे हम डिपेंड करेंगे कि उससे हम बताएंगे कि मार्जिन ऑफ एरर कितना है इसमें। समझो मैंने एक सैंपल उठा के मैंने रिजल्ट निकाला है एंड मैं कहता हूँ कि जो मैंने रिजल्ट निकाला है ना, इसमें मार्जिन ऑफ एरर है 2%। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास एस्टिमेट आएगा उस पर प्लस माइनस कर देंगे हम 2%, और यानी कि ये हमारा एस्टिमेट है एंड यहाँ से 2% ऑफ एस्टिमेट एंड यहाँ से ऐड कर देंगे 2% ऑफ एस्टिमेट। तो ये हमारे पास आंसर आएगा, ये इसको हम बोलेंगे रेंज, जो रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला एक बन जाएगा, रेंज इक्वल्स एस्टिमेट प्लस माइनस मार्जिन ऑफ। एसटी में कैसे पूछेंगे आपसे कि बताएंगे कि आपको एस्टिमेट दिया गया कि 26% हमारा एस्टिमेट है एंड इसमें मार्जिन ऑफ एरर 3% है, तो इसमें रेंज क्या होगी, या आप क्या प्रेडिक्ट करोगे कि जो एक्चुअल रिजल्ट है वो कहाँ लाई कर रहा होगा। तो उसमें बस सिंपली आपने बता देना कि जो एक्चुअल रिजल्ट है वो 23% से 29% के दरमियान आ रहा होगा। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा ही फॉर्मूला है, ज़्यादा है नहीं कुछ इसमें। क्या फॉर्मूला था, पार्ट डिवाइडेड बाय होल, जस्ट इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है एंड मिनिमम 0 होती है। बाकी परसेंटेज में आप 0 से 100 तक ले जाओ, तो ये सीन होता है। एंड ठीक है जी, जो मतलब वन उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 होती है जो जिनका क्या नाम है, जो सर्टेन होते हैं, एंड जो इम्पॉसिबल होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इसके अलावा कुछ और भी बातें प्रोबेबिलिटी के वाले से और फॉर्मूले हैं, लेकिन उनकी एसएटी में आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट जो पता होना चाहिए वो ये कंसेप्ट है, एंड आपको डाटा विजुअलाइज करना आना चाहिए ग्राफ से। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक है, ओके आप खुद ही पढ़ लो इसमें, अब मैं वीडियो पोस्ट करके। अब इसमें जो आंसर है हमारा वो बन रहा होगा कि हमने, ये हमारे पास होल पार्ट है, और यानी कि ये हमारे पास होल आ गया, एंड हमने पार्ट हमारा क्या है, इसमें हमने ग्रुप वाई वाली चीज़ देखनी है, ग्रुप वाई से कितने होंगे लोग, तो वो हमारे पास, ये हमारे पास पार्ट भी आ गया। तो मुझे हमारे पास फाइनल आंसर आएगा इसका, वो होगा 11 + 68 डिवाइडेड बाय 39 + 125, 125। तो इसका आंसर बन जाएगा 79/164। ओके, आप बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद आ जाएगा ये सब कुछ। एंड